हेलो स्टूडेंट्स। आज की डेट है 4 अगस्त 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की, इन क्वेश्चंस को मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाता है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के साथ आपको इस डिस्कशन वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए। और फ्रेंड्स, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्कस किया जाता है वो बेसिकली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज किसी भी क्वेश्चन के साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको शेयर किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको आपकी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी रखनी है, आपकी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट रखना है और डेडिकेटेड वे में आप तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि आपकी एक मेंटर के द्वारा आपकी जो प्रिपरेशन है उसको चेक किया जाए, कंटिन्यू उसको देखा जाए कि आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आप हमारा मेंटरशिप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक नॉमिनियल फ़ी के ऊपर हम एक मेंटरशिप इनिशिएटिव जो लॉन्च किया है हमने, बेसिकली आप ज्वाइन कर सकते हो मेंटरशिप इनिशिएटिव। उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर में, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपको टारगेट बेस अप्रोच दी जाएगी। आप टारगेट बेस स्टडी कीजिए। टारगेट बेस स्टडी में आपको डेली टारगेट मिलेगा, आपको उससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आपको डेली एमसीक्यूज भी सोल्व करने के लिए मिलेंगे, उनके आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको मेंटर के द्वारा कंटिन्यू आपसे कांटेक्ट रखा जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन, अगर आप जो भी टारगेट्स हैं उनको डेली कंप्लीट कर रहे हो, उनके द्वारा कंप्लीटली रिव्यू किया जाएगा आपकी प्रिपरेशन को। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो और काफ़ी नॉमिनियल फ़ी के ऊपर हमने ये मेंटरशिप इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन की अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम से रिलेटेड है। इसके अंदर डिप्लोमेसी को मैच कराया है कि कौन सी डिप्लोमेसी का कौन सा आउटकम होता है। काफ़ी टाइप की डिप्लोमेसी होती है फ्रेंड्स। ट्रैक 1, ट्रैक 1.5 है, ट्रैक 2 है, ट्रैक 3 है। इसके अलावा मिलिट्री डिप्लोमेसी भी होती है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की, तो फ्रेंड्स ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के अंदर बेसिकली यहाँ पे ऑफिशियल जो डिप्लोमेट्स होते हैं, किसी भी कंट्री के जो डिप्लोमेट होते हैं, उनका दूसरे कंट्री के डिप्लोमेट्स के साथ में मीटिंग होती है। मीटिंग होने के साथ में इसका जो हाईएस्ट आउटकम है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का, वो हाईएस्ट आउटकम है कि किसी भी हेड ऑफ स्टेट या जो हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी हैं किसी भी कंट्री की, उनका दूसरे कंट्री के द्वारा कहीं मीटिंग करना, उसी को बेसिकली बायलैटरल रिलेशन को इस्टेब्लिश करना, ये ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का हाईएस्ट आउटकम है। अगर हम बात करें ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी बेसिकली फ्रेंड्स जो अनऑफिशियल जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा डायलॉग किया जाता है या रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर ध्यान रखा जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में बेसिकली जो एनालिस्ट होते हैं, जो थिंक टैंक्स होते हैं, जो वर्क कर रहे होते हैं किसी भी कंट्री के रिलेशनशिप्स के लिए। इसके अलावा पोइट्स होते हैं। अगर हम बात करें कुछ जो फिल्म स्टार्स या जिनका पब्लिक इन्फ्लुएंस हाई होता है, उन लोगों को यहाँ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक 3 डिप्लोमेसी की फ्रेंड्स, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी पीपल टू पीपल डायलॉग है। एक कंट्री के पीपल के द्वारा दूसरे कंट्री के जो लोग हैं उनसे मिलके जो डायलॉग किया जाता है, जो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, तो वहीं पे वो ट्रैक 3 डिप्लोमेसी होती है। बात करें मिलिट्री डिप्लोमेसी की, उसके अंदर मिलिट्री जो हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी मीटिंग दूसरे कंट्री के मिलिट्री ऑफिशियल से होने को ही मिलिट्री डिप्लोमेसी बोलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम बात करें ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी भी है। एक ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी है जो इन 2016-17 में न्यूज़ के अंदर था। इंडिया आसियान की एक मीटिंग होती है। आसियान एक 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है, जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप है। वहाँ पे एक मीटिंग होती है जहाँ पे ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी निकल के आती है दिल्ली डायलॉग के अंदर में। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी की बात करें फ्रेंड्स, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी में ऑफिशियल पर्सन्स तो हैं, इसके अलावा नॉन ऑफिशियल पर्सन्स भी उसके पार्ट हैं उस डेलीगेशन के, जो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बनाया गया है, जिसके अंदर ऑफिशियल्स में डिप्लोमेट्स हैं। डिप्लोमेट्स के अलावा जो, अगर हम बात करें जो इन्फ्लुएंसर पर्सन हैं, जो थिंक टैंक के अंदर जो पर्सन्स हैं, वो लोग भी उसके पार्ट हैं ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी की, जो बेसिकली रिलेशनशिप डायलॉग बिल्डिंग और उसको कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, इसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जोग्राफिकली जो कनेक्टिविटी, इन सबको देखा जाता है फ्रेंड्स।
तो ये ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी थी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें डिप्लोमेट्स को, एक कंट्री के डिप्लोमेट्स अगर दूसरे कंट्री में होते हैं तो वो उनका उनके अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो एक वियना कन्वेंशन है। वियना कन्वेंशन के द्वारा जो डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो वियना कन्वेंशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, डिप्लोमेट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, टाइप ऑफ डिप्लोमेसी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, 2 डिप्लोमेसी, 3 डिप्लोमेसी। अभी अगर हम बात करें जो रिसेंटली अफगानिस्तान में आज के जो द हिंदू पेपर के अंदर ट्रैक 2 डिप्लोमेसी से रिलेटेड एक आर्टिकल था, तो आपको पता होना चाहिए जो तालिबान का ने जब से अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है, इंडिया के द्वारा वहाँ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली तीनों करेक्ट हैं, तो सी इसका आंसर होगा, तीनों यहाँ पे करेक्टली मैच हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली डांस है और उनसे रिलेटेड स्टेट्स के बारे में मैच कराया गया है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें सॉरी फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वांचो डांस की, वांचो डांस फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश के अंदर परफॉर्म किया जाता है। वहाँ पे कुछ ट्राइब है, वांचो ट्राइब है, नोक्टे ट्राइब है, कोनियक ट्राइब है, इनके द्वारा बेसिकली इस डांस, ये तीन ट्राइब सिमिलर ट्राइब है, इनका जो कल्चर है वो सिमिलर है। वांचो डांस जो बेसिकली परफॉर्म किया जाता है वो वांचो ट्राइब है और नोक्टे ट्राइब है, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा वांचो ट्राइब का एक फेस्टिवल भी होता है, ओरियाहा उसको बोलते हैं, ओरियाहा फेस्टिवल उसको बेसिकली बोला जाता है। ओरिया फेस्टिवल है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है, वांचो ट्राइब के द्वारा ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द वांचो ट्राइब से रिलेटेड है, और इसको जो परफॉर्म किया जाता है जो लोंगडिंग एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसको अरुणाचल प्रदेश में वांचो ट्राइब के द्वारा वांचो डांस को परफॉर्म किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट डांस की अगर हम बात करें तो कोलाकट्टम डांस है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कोलाकट्टम डांस की, तो ये बेसिकली जो गुजरात के अंदर जो डांस है जिसको हम डांडिया बोलते हैं, जो नवरात्रि के टाइम परफॉर्म किया जाता है, उसी का ही एक रिप्लिका डांस है कोलाकट्टम, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और तमिलनाडु के भी रीजन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। अगर बात करें मेलनी डांस की, तो मेलनी डांस जो परफॉर्म किया जाता है वो आंध्र प्रदेश के अंदर परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स। इसके अंदर बेसिकली जो स्टिक होती हैं, वुड की जो स्टिक होती है उनको यूज किया जाता है और स्टिक्स के साथ में इसको परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे जो कोलाकट्टम डांस को जो परफॉर्म किया जाता है बेसिकली वुमेन्स के द्वारा, महिलाओं के द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें मटकी डांस की, तो मटकी डांस जो मालवा रीजन है मध्य प्रदेश का, फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो मालवा रीजन है वो कहाँ लोकेटेड है। ऐसा जो इंदौर है उसकी हाईएस्ट कैपिटल है मालवा रीजन की, हाईएस्ट कैपिटल नहीं, जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट कॉमर्शियल सिटी है वहाँ की जो इंदौर है। इंदौर के बारे में तो आप जानते होंगे, जो क्लीननेस हमारा स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है उसके अंदर कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म किया है इंदौर ने लास्ट 3-4 ईयर्स से, इंदौर के बारे में आपको पता होगा। तो मटकी डांस है जो मालवा रीजन है वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, स्पेशल वहाँ की जो लेडीज़ हैं उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। और मटकी एक हिंदी वर्ड है, मटकी मीन्स होता है पोट, को मिट्टी का जो घड़ा होता है उसी को मटकी बोलते हैं। तो जो मटकी डांस है उसके अंदर बेसिकली जो मिट्टी का जो घड़ा है, जो पोट है, उसको यूज किया जाता है, उसको सिर के ऊपर रख के डांस किया जाता है। तो ये मटकी डांस था। वांचो डांस अरुणाचल प्रदेश का है, कोलाकट्टम डांस है जो भी आंध्र प्रदेश का है, और मटकी डांस मध्य प्रदेश का है। तो यहाँ भी तीनों जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली आपको जो फोक डांस हैं किसी भी कंट्री के, जो किसी भी स्टेट के जो स्पेशल डांस है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड है। इसके अगर क्वेश्चन की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये बिल्कुल करेक्ट बात है फ्रेंड्स। 1964 में जो CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो कमेटी की अगर हम नाम की बात करें तो कमेटी का नाम बेसिकली ये नहीं था फ्रेंड्स।
कमेटी संतानम कमेटी है, के संतानम कमेटी है जो 1964 में इस्टेब्लिशमेंट में आती है। और सीवीसी कोई भी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता पर फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है टू द पार्लियामेंट, ओनली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों इनकरेक्ट है, तो डी आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। फ्रेंड्स अगर सीवीसी की बात करें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू के समय जो सेकंड महायुद्ध था जो 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1 सितंबर को 1939 में जर्मनी के द्वारा पोलैंड के ऊपर अटैक किया जाता है और ये 1945 तक चलता है, जब तक कि अमेरिका ने जो बॉम्ब हैं वो गिरा ना दिए थे जापान के ऊपर, जब तक ये कंटिन्यू चलता है। तो इस पीरियड में जो ब्राइबरी करप्शन जो हुआ था उनको चेक करने के लिए एक विजिलेंस कमीशन बनाया गया था। उन्हीं के रिकमेंडेशन का बेसिकली उसी का जो आउटकम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो 64 में आता है। 60 जैसे दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है फ्रेंड्स, जिसके द्वारा बेसिकली उस टाइम में वर्ल्ड वॉर टू के टाइम जो इंक्वायरी है उनको देखने के लिए, ब्राइबरी और करप्शन की जो भी इंसिडेंट्स हैं उनको देखने के लिए जो एक एक्ट बनाया गया, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। उसके बाद में अगर हम बात करें संतानम कमेटी आती है। संतानम कमेटी में जो सीवीसी है उसको फ्रेम कर दिया जाता है, बट इसको स्टैचुटरी स्टेटस नहीं दिया जाता है। फिर इसको स्टैचुटरी स्टेटस है वो 2003 के अंदर दिया जाता है फ्रेंड्स, 2003 के अंदर सीवीसी को स्टैचुटरी स्टेटस दिया जाता है। इसके अलावा एक स्पेशल केस भी है, आपको पता होना चाहिए, सीवीसी से रिलेटेड एक केस है, विनीत नारायण केस है, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको इस केस के बारे में पता होना चाहिए, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 1997 का। इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला विनीत नारायण केस के अंदर में, जो सीवीसी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सुपीरियर रोल दे दिया गया था सीबीआई से अबाउ। इसके अलावा सीवीसी को जो विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड ये चीज़ें देखता है, करप्शन से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स हैं, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं क्राइम से रिलेटेड, तो उन सबको देखता है। बेसिकली इसका जो मेन पर्पज़ है वो करप्शन का है फ्रेंड्स। ये कोई भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर हम सीबीआई की बात करें, सीबीआई जब स्टार्ट किया गया था जब वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आया करता था, और उसके बाद में अब उसको प्रेजेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का एक ऑटोनोमस विंग है सीबीआई जो है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उनके बारे में हमने देखा। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीएन श्री कृष्णा कमेटी, तो बेसिकली हमारे डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, हमको पता होना चाहिए बीएन श्री कृष्णा। इससे रिलेटेड भी आज न्यूज़ के अंदर था, जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसको रोल आउट किया है, रोल बैक किया है हमारी जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली मानसून सेशन के समय में उसको विड्रॉ कर लिया है गवर्नमेंट के द्वारा में। तो 64 में सीवीसी बनता है। 64 में सीवीसी बनने के बाद में जो कमेटी थी वो के संतानम कमेटी थी। इसके अलावा जो किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, तो डी यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो बेस है कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म के रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स 1996 में इंडिया ने इसको प्रपोज किया था, यूएनएससी की जो मीटिंग थी उसके अंदर में, या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी तक इसका जो प्रपोज किया गया था इंडिया के द्वारा उसको अभी तक भी डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट है। अगर हम बात करें कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, तो फ्रेंड्स इसको जो ड्राफ्ट किया गया, जो प्रपोज किया गया वो इंडिया के द्वारा किया गया, बट येट टू बी अडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये बाइंडिंग होगा, सभी जो सिग्नेटरी कंट्री होंगे इसके, जो डिनाई करेंगे फंड देना और सेफ हेवन प्रोवाइड करवाना टेररिस्ट ग्रुप्स को। तो बेसिकली जो अभी इंडिया के द्वारा प्रपोज किया जा रहा है कि इसको इंडिया दोबारा से डिस्कस करेगा, वहाँ पे जो यूएनएससी की जो मीटिंग्स है काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड, अभी जो इंडिया है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसको हेड करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो 1267 जो कमेटी है, 1267 जो कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, बैन लगाती है ये इंटरनेशनल टेररिस्ट के ऊपर में, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है उनके ऊपर में। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो बेसिकली ये 1267 जो यूनाइटेड नेशन की जो कमेटी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी आंसर है, दोनों करेक्ट हैं। इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया 1996 के अंदर में, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी तक यहाँ इसको अडोप्ट नहीं किया है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें पूछा है जो हैदराबाद की जो सिटी है उसको इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद की जो सिटी है वो बेसिकली 1591 में कुली कुतुब शाह के द्वारा बेसिकली इसको इस्टेब्लिश किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज एक आर्टिकल से रिलेटेड था, एक बुक से रिलेटेड आर्टिकल था हैदराबाद के बारे में, इसी पे बेस ये क्वेश्चन है द हिंदू के अंदर में। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इसमें टीपू सुल्तान की बात की गई है। टीपू सुल्तान तो आपको पता होगा, टाइगर ऑफ मैसूर, जिन्होंने जो ब्रिटिश के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़ी थी, फ्रेंच की काफ़ी हेल्प लेते हुए। इनकी जो आर्मी थी वो फ्रेंच लाइन के ऊपर इन्होंने कंस्ट्रक्ट की थी और काफ़ी अच्छी इनकी आर्मी होती है। इन्होंने ब्रिटिश को कंटिन्यू 3 वॉर्स के अंदर फेस करते हैं। 4th वॉर के टाइम में 1299 में श्रीरंगपट्टनम के पास इनकी डेथ हो जाती है। अकबर की बात करें तो अकबर की जो सिटी है, अकबर ने जो सिटी को जो इस्टेब्लिश किया था वो किया था फतेहपुर सीकरी को। फ्रेंड्स फतेहपुर सीकरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आगरा के पास ही लोकेटेड है फतेहपुर सीकरी। इसके अलावा वहाँ पे एक दरवाज़ा भी है जिसको बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा को जो अकबर ने कंस्ट्रक्ट किया था वो फ्रेंड्स किया था 1575 में। 1575 में अकबर को जो गुजरात है वहाँ पे विक्ट्री मिलती है, तो बुलंद जो है अपनी जो जीत है, जो युद्ध के दौरान जो परचम है उसी को ये शो करता है, उसी का एक सिंबल है। तो 1575 में जो गुजरात के अंदर इन्होंने जो विक्ट्री हासिल करते हैं उसी की याद में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था फतेहपुर सीकरी के अंदर ही। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए अकबर ने कौन सी सिटी को इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा बात करें फिरोज शाह तुगलक की, ये काफ़ी इन्होंने काफ़ी जो सिटीज़ हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया है। अगर हम बात करें फिरोज़पुर नाम की जो सिटी है, फतेहाबाद जो हरियाणा के अंदर है, हिसार जो हरियाणा के अंदर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है हिसार जो हरियाणा की एक, अगर हम बात करेंगे सेकंड या थर्ड नंबर पे काफ़ी जो टॉप सिटीज़ हैं उनके अंदर आती है। इसके अलावा जौनपुर जो अटाला मॉस्क्यू जहाँ पे काफ़ी फेमस है जौनपुर का, तो जौनपुर को भी इन्हीं के द्वारा जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें, इन्होंने कैनाल इरीगेशन के ऊपर भी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट वर्क किया था। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक ने जो काम किया था ये MBT के बाद में आते हैं फ्रेंड्स पावर में, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में। 1351 से लेकर 1388 तक ये पावर में रहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये 1351 से लेकर 1388 तक ये पावर के अंदर रहते हैं। तो ये इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। तो फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो सिटीज़ को जो इस्टेब्लिश किया वो किया फिरोज़पुर जो इनके नाम से, हिसार। इसके अलावा बात करें कि हम जौनपुर है, फतेहाबाद है, जौनपुर है, और 1351 से लेकर में 1388 तक ये पावर में रहते हैं फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक। इनके बाद में जो सैयद आते हैं और सैयद्स के बाद में लोधी आते हैं पावर में, जो मेडिवल इंडिया के दिल्ली सल्तनत की जो 5 डायनेस्टी हैं जो रूल करती हैं। जैसे स्टार्ट में स्लेव आएंगे, स्लेव के बाद में खिलजी आएंगे, खिलजी के बाद में तुगलक्स आएंगे, तुगलक्स के बाद में सैयद आएंगे और सैयद्स के बाद में लोधी आएंगे यहाँ पे पावर में। और उसके बाद में 1526 में बाबर उनको डिफीट करते हैं लोधीज़ को, और वहाँ पे मुग़ल एम्पायर के यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो इन्होंने काफ़ी सिटीज़ बनाई। इन्होंने इसके अलावा में जो कैनाल इरीगेशन है उसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो अगर इस आंसर की बात करें, सिटी ऑफ हैदराबाद है जो बेसिकली कुली कुतुब शाह ने जो इस्टेब्लिश की थी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 में। तो फ्रेंड्स आज के डिस्कशन में हम इतना ही रखते हैं। आपको अगर ये वीडियो सही लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।